मुझे पता है थोड़ा-सा लंबा टाइम हो गया लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये क्योंकि मैंने 5 लाख में, 10 लाख में, 15 लाख में कौन-सी बेस्ट गाड़ियाँ, कौन-सी बेस्ट डील होगी आपके लिए वो चुन-चुन करके लेकर के आया हूँ। और ये सारे सवाल जो है वो आप ही लोगों के थे जो कि आपने हमें इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर पूछे थे। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, जिन लोगों के सवाल यहाँ पर नहीं लिए गए और जिन लोगों को जल्दी से जल्दी गाड़ी खरीदनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक छोड़ दिया, वहाँ पर जाकर के सवाल पूछिए। 24 घंटे के अंदर-अंदर जो है वहाँ पर आपको जवाब दिया जाता है। तो उस सेवा का ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाइए, आपको बड़ा मज़ा भी आने वाला है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही हम आपको जवाब देते हैं। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले जो है उत्कर्ष ने बोला है कि वो कह रहे हैं कि सेकंड हैंड वरना 2019 लेना सही रहेगा या एक्सयूवी जो 3XO जो आई है अभी वो, इनका बजट जो है वो 10 लाख का है। देखिए दोस्त, मैं आपको बताऊँगा कि अगर 2019 के हिसाब से अगर वरना ले रहे हैं तो थोड़ा-सा और नेगोशिएट करिए, उसको थोड़ा-सा और कम के अंदर लेकर के आइए। डिपेंड करता है कि आप कौन-सा वेरिएंट ले रहे हैं, कौन-सा मॉडल ले रहे हैं। इसके बावजूद भी मैं आपको वरना को ही बोलूँगा लेने के लिए क्योंकि ये एक बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है, देखा-भाला प्रोडक्ट है और वहाँ पर 3XO जो है वो बहुत ही नया प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ कि शुरुआती लोट को जो है वो थोड़ा-सा अवॉइड ही करना चाहिए इन गाड़ियों का। थोड़ा-सा एक बार मार्केट में आ जाने दो, क्या फीडबैक निकल कर के आ रहा है, उसके बाद जाओ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए वरना ज़्यादा होने वाली है। और क्योंकि आप सेकंड हैंड ले रहे हैं, जो कीमत उसकी टूटनी चाहिए थी वो टूट चुकी होगी, तो एक तरफ से वो भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हो जाएगी। दूसरा जो सवाल है वो प्रभजोत का है। प्रभजोत कह रहे हैं कि भाई अंडर 5 लाख कौन-सी अच्छी गाड़ी रहेगी सेकंड हैंड 2015 या उससे ऊपर हो? देखिए डेफ़िनेटली 2015 से नीचे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, यहाँ पर 2015 से नीचे भूल कर भी मत लेना। और मैं कहूँगा कि आज के दिन पर अगर हो सके तो डीज़ल गाड़ी को भी अगर आप 2015 से लेकर के 2018 के बीच की या 17 के बीच की कोई गाड़ी ले रहे हैं तो डीज़ल बिल्कुल भी मत लेना। अगर इसके बाद की कोई डीज़ल मिल रही है वो भी कम चली हुई तो भले ही आप ले लेना। मेरा कहना ये है कि अगर कहीं से आपको इको स्पोर्ट टाइप की कोई गाड़ी मिल जाती है या इनफैक्ट कम चली हुई जो है वो आपको बलिनो टाइप की कोई गाड़ी मिल जाती है, वो मैं पेट्रोल के अंदर आपको बात कर रहा हूँ, या इग्निस जो है वो कम बिल्कुल चली हुई गाड़ी मिल जाती है, नई-नई गाड़ियाँ मिल सकती हैं ये, जिसको आप लेकर के 10-12 साल तक भी रख सकते हो। अगर आपको फन करना है 1-2 साल या 2-3 साल के लिए रखना है तो फिर आप भले ही डीज़ल भी ले सकते हो, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपको फ्री स्टाइल भी मिल सकती है, यहाँ पर आपको इको स्पोर्ट वगैरह भी मिल सकती है और थोड़ी-सी ऑफ बीट गाड़ियों के अंदर आपको एस क्रॉस भी मिल सकती है। इनफैक्ट आपको बीआरवी टाइप की गाड़ी भी मिल सकती है। तो मतलब कि कम चली हुई अच्छी कंडीशन के अंदर आपको मिल जाएगी गाड़ी, तो देख लीजिएगा। अगला सवाल जो है वो प्रभजीत भाई का है। जी हाँ, बिल्कुल हमें याद है एक बार जब हम गुजरात गए थे तो इनकी क्विड सीएनजी जो है वो हम लोगों ने रिव्यू करी थी और अब ये कह रहे हैं कि ये उस गाड़ी को निकाल करके इग्निस सिग्मा लेने का प्लान कर रहे हैं और इनको एक बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट जो है ना वो चाहिए अब। मतलब कहने का ये है और ये कह रहे हैं कि मैं उसको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के अंदर रखूंगा और आराम से 10 साल तक यूज कर सकूं। डेफिनेटली बिल्कुल सही सोच रहे हो मेरे भाई। आप बिल्कुल सिग्मा जो है ना वो वेरिएंट ले सकते हो। इग्निस का 4 सिलेंडर वैसे आता है, बहुत ही रिलायबल जो है इंजन आता है और अगर आपका मन बाद में बदल भी जाए कभी सीएनजी लगाने का तो वो बहुत दबेगी नहीं आपकी गाड़ी, अच्छा चलने वाली है, समझ रहे हो? जैसे कि अपन चला रहे थे उस टाइम क्विड के अंदर थोड़ी सी दब रही थी ना, तो ये गाड़ी आपकी दबेगी भी नहीं। तो एक अच्छे और डिसेंट प्राइस के अंदर मिल जानी है आपको। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्विफ्ट जो अभी लॉन्च हुई है उसके बाद से इग्निस की डिमांड बढ़ने वाली है। क्या कहते हो आप लोग? वैसे नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना मेरे को। इग्निस के लिए आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं वैसे। अगला सवाल पारस भाई का है, वो ये कह रहे हैं कि भाई टाटा टिगोर जो है वो इनके पास XZ सीएनजी है, 1 साल हो गया, लगभग 22,000 किलोमीटर इन्होंने चला दी है। बहुत लोगों का ये कहना है कि यार 80,000 तक जो है ना वो चला चुलू करके गाड़ी को रफा दफा करो, मतलब कि निकाल दो। लेकिन इनका मन नहीं मानता, ये कह रहे हैं कि कम से कम मैं 2 लाख तक चलाना चाहता हूँ। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अटक जाएगी या जेब के ऊपर बाद में भारी पड़ेगी, खर्चा करवाएगा। देखो पारस भाई, सिंपल सी बात ये है कि आप गाड़ी का रख रखाव कैसे करते हो। टाइम सर्विस का हो रखा है, उससे 1-2 हज़ार किलोमीटर पहले जा करके सर्विस करवा लो, बढ़िया जेन्युइन पार्ट्स वगैरह डलवाओ, प्रॉपर उसका ध्यान रखो, ठीक है? ज़्यादा झूझा तरीके से मत चलाओ गाड़ी को। आपकी ये गाड़ी 2 लाख किलोमीटर कहीं पर भी नहीं जाएगी। कंपनी हमेशा ये टेस्ट वगैरह करके और ये सारी चीज़ें निकाल करके तभी देती है कि हाँ भी चलाऊ चीज़ है। मैं तो कहता हूँ अगर प्रॉपर ढंग से आप रखोगे तो 2 लाख क्या 3 लाख तक भी खींच जाएगी ये गाड़ी, समझ रहे हैं आप? तो आराम से रखिए बिना किसी टेंशन के। बहुत ही जलता सवाल पूछा है कपिल भाई ने। कपिल भाई कह रहे हैं कि इस समय ईवी लेना क्या सही रहेगा क्या?
क्योंकि ऐसा है कि कई जगह जो है वो चार्जर मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो खराब मिलते हैं, ठीक है, और बंद या खराब ही मिलते हैं। तो क्या इस टाइम ईवी लेना सही है? मुझे देखिए 100% मैं इसके ऊपर हाँ नहीं कह सकता। ये इसमें मिला-जुली चीज़ें आती हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हो, आपका रूट क्या रहता है, जाते हो ऑफ़िस क्या सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। आपका बिल्कुल कहना सही है। ईवी को लेकर के कहीं लॉन्ग टूर के ऊपर प्लान करने में थोड़ी-सी झिझक बनती है, क्योंकि आप जाते हो और देखते हो कि यार वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन वग़ैरह है, लेकिन वो मिलता है तो खराब मिलता है या बहुत ही कम पावर के ऊपर चार्ज कर रहा होता है। तो अभी 100% तो मेरा जवाब हाँ में नहीं है। इससे बेहतर ये है कि एक अच्छी एवरेज देने वाली गाड़ी आप उठा लो, पेट्रोल के अंदर उठा लीजिए या सीएनजी के अंदर उठा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा। सवालों के बीच में ही मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको बहुत जल्दबाजी है या आपको बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब चाहिए कि आपको कौन सी गाड़ी के ऊपर ही जाना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया है, वहां पर जाकर के अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको जवाब दिया जाएगा। आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है हम लोग पूछ लेंगे, उसके बाद ही आपको जवाब वहां पर दिया जाएगा। वहां पर जाकर के जरूर सवाल पूछिए। नीरज भाई को एक गाड़ी मिल रही है 2017 इग्निस सीएनजी लगी हुई गाड़ी है, मेरे ख्याल से 60,000 किलोमीटर चली हुई है, 3,25,000 जो है वो मांग रहे हैं इग्निस के। तो और ये कह रहे हैं कि क्या ले सकते हैं, मेरी रोज की रनिंग 70 किलोमीटर है हाईवे पे। अगर देखिए बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है, जो कि थोड़ा सा डाउट होता है, अगर सीएनजी लगी हुई है इग्निस के अंदर तो बंदा सिर्फ 60,000 किलोमीटर चला करके क्यों निकाल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि कोई किलोमीटर वगैरह बैक हो। आप जाकर के सर्विस हिस्ट्री प्रॉपर चेक करिएगा। ऐसा ही नहीं कि बस सिर्फ लास्ट सर्विस चेक कर ली, पीछे की सारी जो सर्विसेज है ना वो चेक करिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगी कब कब जो है ये। और अगर बिना सर्विस हिस्ट्री की गाड़ी है तो मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, या फिर इसका रेट कम से कम जो है वो 30-40 हज़ार कम उसको लेकर के आइए, ताकि आप थोड़ा सा वो बफर रख सकें कि हाँ भाई अगर कुछ ना कुछ अगर दिक्कत आती है तो इतना आप उस गाड़ी के ऊपर लगा सकते हो। समझ रहे हैं आप? इग्निस अच्छी गाड़ी है और सीएनजी के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है। आप बिल्कुल वहां पर जाकर के देख सकते हैं अगर अच्छी है तो। भाई साहब जो है वो मोहंती के पास जो है वो 11 लाख रुपए हैं। क्या बात है भाई, मैं अपना अकाउंट नंबर देता हूँ। खैर 11 लाख रुपए हैं। ये कह रहे हैं कि फ्रोंक्स जेटा मैनुअल लूं या ब्रेजा वीएक्सआई जेडएक्सआई। अब ये है कि फ्रोंक्स मतलब कि जहां तक मेरे को लग रहा है कि वो टर्बो की बात कर रहे हैं, और ब्रेजा वीएक्सआई और जेडएक्सआई की बात कर रहे हैं। सभी गाड़ियां मैनुअल के अंदर है। देखिए फ्रोंक्स जो है डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा फन टू ड्राइव लगने वाली है। बिहेव उसका भी एक एसयूवी जैसा सा ही बिहेव है, ठीक है। और ब्रेजा उतनी ज़्यादा फन टू ड्राइव नहीं लगेगी। एवरेज जो है वो लगभग लगभग दोनों गाड़ियों की सेम है। देखिए मेरा कहना ये है कि ब्रेजा जो है ना वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए लगेगी। एवरेज लगभग लगभग सेम है। ब्रेजा मैं इसलिए ज़्यादा कह रहा हूँ कि एक तो अपर सेगमेंट की गाड़ी है, दूसरा कि ये सेफ भी है। उसकी बजाय जो है ना सेफ्टी जो है वो इसके में 4 स्टार तो है, मतलब एनकैप के अंदर जो लेकर के आ रखी है। मेरे ख्याल से आपको ब्रेजा के ऊपर जाना चाहिए। आदित्य 2 लाख के अंदर SX4 खरीदना चाह रहे हैं, 2011 मॉडल। सुनो तो सही, पेट्रोल नहीं वो वीडीआई है, मतलब कि डीजल खरीदना चाह रहे हैं, 2011 मॉडल। ऑलरेडी एक्सपायर वगैरह हो चुकी होगी वो। और ये कह रहे हैं कि रीपासिंग महाराष्ट्र में पॉसिबल है। जी हाँ, भले ही आप पॉसिबल है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो है वो बड़े शहरों की तरफ मत लेकर के जाना है। वो सारी चीज़ अननेसेसरी आपको परेशान करेंगे। अगर आप गाँव की तरफ रहते हो तो फिर डेफिनेटली आप ले सकते हो इस गाड़ी को। और बट फिर भी मतलब कि मुझे लगता है कि सिर्फ 1,20,000 नहीं, ये कम से कम 3,20,000 चली हुई गाड़ी होगी आपकी। क्योंकि डीजल है भाई, बहुत लोग रगड़ते थे, जिसको भी मिलता था वो सभी लोग इसको खूब सारा जो है ना वो चलाते थे गाड़ी को। और 2011 में तो पेट्रोल डीजल बहुत सस्ता होता था यार। तो यार 2 लाख में बहुत महंगी है डेफिनेटली, लेकिन हाँ अगर बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर आप अगर बहुत लकी हैं अगर मिल रही है तो 1.5 लाख के आसपास इसको ले लो। नहीं तो भाई हमारे इधर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कबाड़ के भाव जाती। अरुण सिंह तंवर कह रहे हैं कि भैया 2017 मॉडल है इनके पास, i10 ग्रैंड जो है वो, और 51,000 चल चुकी है। अरे इसको निकाल करके जो XUV 300, मतलब कि जो 3XO से पहले वाला मॉडल है उसके ऊपर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा होगा इनको। कह रहे हैं कि सेफ्टी इनकी प्रायोरिटी है, हाईवे के ऊपर ज्यादा चलना होता है, तो क्या वो ले लूं? भाई ज्यादा चलते हो सेफ्टी के लिए तो बढ़िया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपकी एवरेज वगैरह नहीं निकालती वो गाड़ी, चाहे वो डीजल ही क्यों ना हो। ना डीजल में तगड़ी एवरेज निकालती है, ना पेट्रोल के अंदर तगड़ी एवरेज निकालती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल गाड़ी है। फन टू ड्राइव जो है ना वो गाड़ी है।
देख सकते हो, ले भी सकते हो, लेकिन अगर आप पेट्रोल की बात कर रहे हो तो पेट्रोल के ऊपर मत जाना, डीजल के ऊपर आप भले ही चले जाओ। अगला सवाल आकाश त्यागी का है। ये कह रहे हैं कि 2020 मॉडल वेन्यू जो है वो एस वेरिएंट के साथ में 32,000 चली हुई है, ठीक है। उसके ऊपर जाना सही रहेगा क्या? 5,50,000 तक की मिल जाएगी इनको, और उसके ऊपर ये सीएनजी लगवाएंगे क्योंकि इनका थोड़ा सा रनिंग में भी ज्यादा होगी, तो 6,15,000 तक की वो गाड़ी पड़ने वाली है। कह रहे इसके ऊपर जाना सही है या स्विफ्ट एलेक्साई ले ले पेट्रोल पे? आकाश जी, मैं आपको 100% ये कहूंगा कि आप स्विफ्ट एलेक्साई के ऊपर चले जाओ, बहुत ही गजब की एवरेज जो है ना वो निकालती है गाड़ी। मैं तो ये कहूंगा कि एलेक्साई की बजाय, देखिए आपको अगर बजट जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है तो एलेक्साई इज गुड, एलेक्साई के ऊपर आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बाहर से कोई छेड़खानी नहीं करवानी तो वीएक्सआई तक भी आप पहुंच सकते हो। इन दोनों वेरिएंट्स में से कोई से भी आपको ले लो, लेकिन आप स्विफ्ट जो है ना वो नई वाली, क्योंकि तगड़ी एवरेज निकालेगी, उसमें सीएनजी की जरूरत ही नहीं है। सवाल है सिद्धार्थ का। ये कह रहे हैं कि वरना टर्बो मैनुअल के लिए जाना या स्लाविया या वर्टस में से 1.5 मैनुअल ले लूं? ठीक है, ऑलराउंडर पैकेज चाहिए इनको, कंफर्ट भी चाहिए, फन टू ड्राइव भी गाड़ी चाहिए। रनिंग जो है वो करीब 5 से 7 हजार किलोमीटर जो है वो साल की रहने वाली है। एवरेज ठीक ठाक दे दे 10-12, क्योंकि रनिंग इतनी ज्यादा है नहीं इनकी। गाड़ी 50% ऑफ द टाइम जो है वो शॉफर ड्रिवन होने वाली है, तो भाई फिर उसके लिए तो मैं कहूंगा कि वरना के ऊपर जाओ। नहीं तो ज्यादातर जो मेरा रुझान जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा या तो मैं वर्टस को सजेशन में देता हूँ या आपकी स्लाविया को देता हूँ। वर्टस जो है मेरा मेन रहता है, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी लुक वाइज थोड़ी सी ज़्यादा ग्लैमरस लगती है, गाड़ी सेफ भी है, तेज स्पीड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिपक करके चलती है। तो यहाँ पर फिर भी मैं मेरे थोड़े से मन की मानूंगा। सबसे पहले मैं आपको वर्टस रखने वाला हूँ, उसके बाद में हल्का सा पॉइंट थोड़ा सा नीचे जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है मैं आपको वरना सजेस्ट करने चाहता हूँ। तो ये चीज़ है, मैं आपकी जगह होता तो वर्टस के ऊपर चला जाता, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वरना ज्यादा फिट बैठ रही है। मनु धीमन का अगला सवाल है। ये कह रहे हैं कि भाई ब्रेजा का इंटीरियर फीका है। अच्छा, पता है हमें, और बताइए। फिर एक्सयूवी का एवरेज कम है, वो भी पता है। ऑटोमेटिक चाहिए आपको, ओके। और बहुत कंफ्यूज हैं क्या आने वाले 6 मंथ में कोई और न्यू गाड़ी आने वाली है सेगमेंट में या कोई फेसलिफ्ट? यार 13.5-14 लाख के आसपास जो है, क्यों ना आप जीवी को उठा लो। ग्रैंड विटारा की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रैंड विटारा के ऊपर आप जा सकते हो और खुश भी रहोगे आप उसके अंदर, समझ रहे हो। एवरेज भी अच्छी निकाल देगी, इंटीरियर भी डिसेंट है, और बाहर से क्या खूबसूरत दिखाई देती है वो गाड़ी, बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो मेरे ख्याल से जीवी जो है ना वो इन दोनों के अंदर जो है वो सेगमेंट अबव भी है, तो आप उसके ऊपर जा सकते हो। छोड़ो इन दोनों को। अगला सवाल जो है वो कुलदीप का है, और कुलदीप जो है वो कॉर्पोरेट जॉब वगैरह करते हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई शादी होने वाली है इनकी, बहुत बहुत मुबारक हो। और शादी के बाद ये घूमना पसंद करेंगे, 2-4 लोग इनके साथ हमेशा ट्रैवल करते रहेंगे। बजट जो है इनका 15 लाख का, 1 लाख ऊपर नीचे हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए जिसकी राइड एंड हैंडलिंग सेफ्टी वगैरह भी अच्छी हो, दिखने में भी बढ़िया हो। ये कह रहे हैं कि नई सोनेट कैसी है, या XUV 3XO जो है वो कैसी है, या इसके अलावा किसी और गाड़ी के ऊपर आप जा सकते हैं क्या? इनको मैनुअल गाड़ी ही चाहिए। और मैं कहूँगा कि देखिए आप इतना चलते हो तो डीजल ही आपको चाहिए। मेरे ख्याल से भाई कुलदीप जी इन दोनों गाड़ियों को छोड़ो, ठीक है, और क्यों ना आप सेल्टोस वगैरह के ऊपर चले जाइए। सेल्टोस का जो है वो एक 16 लाख के आसपास आपका डीजल के अंदर वेरिएंट आ भी जाएगा, मैनुअल आ जाएगा। HTK वाला जो वेरिएंट है वो आप जाकर के ले लीजिए, दिखने में भी बहुत शानदार, चलाने में भी मजा आ जाएगा। खुली खुली आप 3-4 लोग आराम से बैठे रहेंगे, और कई दिन तक मतलब सालों साल उसको चलाइए, काफी रिलायबल भी चीज है वो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, ये थे आप लोगों के सवाल जवाब जो है। और भी हम लोग दिन ब दिन जो भी आप सवाल करते हो रोज की रोज हम आपको वहां पर सवालों के जवाब देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक छोड़ दिया है ना वहां पर, तो आप जाकर के वहां पे सवाल पूछिए, आपको रोज के रोज वहां पर 24 घंटे के अंदर जवाब दिए जाएंगे। उस सेवा का जरूर लाभ उठाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट बहुत आवश्यक है, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट पहनना भी उतना ही बड़ा आवश्यक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।